हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हो। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम आजकल कौन सा टॉपिक कर रहे हैं कि मार्जिनल कॉस्टिंग कैसे मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में हेल्प करती है। ठीक है, उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए हमारी इसी से रिलेटेड फोर्थ वीडियो है चॉइस ऑफ टेक्नोलॉजी। जैसे कि आप सभी को पता है कि जैसे एक बिजनेसमैन है, उसको काफ़ी जो प्रोडक्शन करनी है उसके पास बहुत सारी ऑप्शन होती है कि जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी ढंग से कर सकता है। हो सकता है कि वो ऐसे प्रोडक्शन करे पूरी लेबर ही लगा दे, है ना, तो उससे भी प्रोडक्शन कर सकता है। कुछ सेमी जो होता है ना, कुछ मशीनें लगा दे तब भी प्रोडक्शन होता है। बहुत हाई टेक्नोलॉजी की मशीनें लगा दे तब भी प्रोडक्शन हो सकता है। ठीक है, तो मतलब कि प्रोडक्शन करने के बहुत ही तरीके हैं। ठीक है, तो कौन सी टेक्नोलॉजी का चॉइस करें। हमारा मेन मकसद क्या होता है कि बिजनेसमैन का कि एफिशिएंटली काम हो और हमें कॉस्ट क्या है कम से कम पड़े। ठीक है, तो इस टाइप के डिसीजन लेने में कौन हेल्प करता है, मार्जिनल कॉस्टिंग करता है। ठीक है, एवरी मैनेजमेंट विश टू मैन्युफैक्चरिंग द प्रोडक्ट एट द मोस्ट इकोनॉमिक वे, मतलब कि जितनी हमें इकोनॉमिक वे में मिलेगी चीज़, है ना, कॉस्ट पर यूनिट कितनी होगी, कम होगी, उतना ही एक बिजनेसमैन को क्या होगा, फायदा होगा। ठीक है, ये तो नेचुरली श्योर है। यदि हम हाई टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, है ना, तो हमारी पर कॉस्ट क्या होगी, कम होगी। ठीक है, लेकिन डिपेंड करता है कि हमारी सेल कितनी है। यदि हमारी सेल बहुत हाई लेवल पर है तब तो हमें नई टेक्नोलॉजी यूज़ करना, मतलब कि हम यूज़ कर सकते हैं। यदि हमारी सेल ही कम है, यदि हमारी सेल ही कम है तो हम क्या करेंगे, पुराना तरीका ही अपनाएंगे नई टेक्नोलॉजी पर, क्योंकि आप सभी को पता है कि न्यू टेक्नोलॉजी पर पैसा बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। मतलब कहने का मतलब फिक्स कॉस्ट बड़ी करनी पड़ती है। तो इस टाइप से बहुत सारी कंडीशनें भी होती हैं। ऐसे तो कहने को तो यही कि सभी ये कहेंगे कि नई टेक्नोलॉजी यूज़ करो, लेकिन हमें बाकी कंडीशनें भी देखनी है, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर भी देखना है कंपनी का, और ये भी देखना है कि हमारी सेल कितनी है। उन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने चॉइस करना है कि कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ की जाए। ठीक है, तो इस टाइप से डिसीजन लेने में हमें कौन हेल्प करता है, मार्जिनल कॉस्टिंग करता है। फॉर दिस मैनेजरियल कॉस्टिंग इज गुड गाइड एज टू प्रोडक्ट एट डिफरेंट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। एक गुड गाइड करता है कि डिफरेंट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, जैसे होता है ना, प्रोडक्शन कम है तो वो कहेंगे पुराना तरीका अपनाओ। प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है, प्रोडक्शन हम कब ज़्यादा करते हैं, जब हमारी सेल बड़ी ज़्यादा होती है। तो हमारी मेन है टारगेट, हमारा मेन है कस्टमर। जितने ज़्यादा हमारे कस्टमर होंगे उस हिसाब से हम टेक्नोलॉजी का भी फ़ायदा उठाएंगे। ठीक है, दैट इज़ टू से वेदर द मैनेजमेंट हैज़ टू अडॉप्ट हैंड ऑपरेटेड सिस्टम, मतलब कि जहाँ पर सामान हाथ से ही बनता है। ठीक है, सेमी ऑटोमेटिक सिस्टम, मतलब जहाँ पर कुछ हाथ और कुछ हम सेमी ऑटोमेटिक मशीनें भी यूज़ कर लेते हैं। और नेक्स्ट है हमारा कंप्लीट ऑटोमेटिक सिस्टम, जिसे कंप्लीटली ऑटोमेटिक सिस्टम है। जितना भी हम हाथ से हैंडमेड से ऊपर की तरफ जाएंगे वैसे वैसे हमारी फिक्स कॉस्ट क्या होती है, बढ़ती जाएगी। क्योंकि हैंडमेड बनाएंगे तो हमारी फिक्स कॉस्ट नहीं होगी, इसमें मैक्सिमम क्या होगी, वेरिएबल कॉस्ट होगी। लेबर लगाई, उसने काम किया और वेरिएबल कॉस्ट हुई। ठीक है, उसमें ना कोई ऑपरेटिंग लिवरेज नहीं हुआ। यदि कंपनी क्या करती है, सारा एक कंप्लीटली ऑटोमेटिक मशीन लगा देती है ना, उसके लिए बहुत ही कम लेबर की जरूरत है, तो उससे क्या होगा, फिक्स कॉस्ट तो बढ़ जाएगी, वेरिएबल कॉस्ट कम हो जाएगी, है ना। तो पर यूनिट कॉस्ट इस केस में क्या हो जाती है, कम हो जाती है यदि हमारी सेल बहुत ज़्यादा है तब। ठीक है, सेमी मतलब दोनों का मिक्सचर कह लो। ठीक है, तो अलग अलग के लिए सेमी में थोड़ी ज़्यादा मिक्सचर के लो, जैसे इसके कंपेयर में लेबर कॉस्ट क्या होगी, कम होगी, और फिक्स कॉस्ट इसके कंपेयर में कम होगी। ये बीच वाला सिस्टम आ गया। ठीक है, व्हेन ऑपरेशन आर डन बाय हैंड फिक्स कॉस्ट विल बी लोअर, है ना, देन द फिक्स कॉस्ट एंकर्ड बाय मशीन एंड इन कंप्लीट ऑटोमेटिक मशीन फिक्स कॉस्ट आर मोर देन वेरिएबल कॉस्ट। जैसे मैंने आपको कहा, जैसे ही ऑटोमेटिक आ गई फिक्स कॉस्ट ज़्यादा होगी, हैंडमेड बनाएगी तो वेरिएबल कॉस्ट ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ये हमने चॉइस करनी है। इस सारे चॉइस में हमें कौन हेल्प करता है, मैनेजमेंट, मार्जिनल कॉस्टिंग हमें हेल्प करती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इवैल्यूएशन परफॉर्मेंस। हम देखो, हर एक कोई चाहता है ना कि जो हमने काम किया उसकी इवैल्यूएशन हो। जैसे कि आप पेपर आपने बीकॉम की, है ना, आप चाहते हैं ना हमारी परफॉर्मेंस का पता चले। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं कि हम कहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं। हमें तो क्या लगता है, हम कुछ भी करते हैं हमें लगता है कि हम तो 100% परफेक्ट है, हमने पढ़ लिया तो हमें आ गया, है ना। लेकिन हमें इतना नहीं पता होता, उसकी जजमेंट करवाना बहुत ही ज़रूरी होता है। ठीक है, तो इसके लिए ऐसे ही कंपनी है, कंपनी भी चाहती है कि हमारी तो परफॉर्मेंस बढ़ी, हर कोई अपने आप को परफॉर्मेंस अच्छा समझता है। लेकिन यदि हम इवैल्यूएशन कराएंगे तो हमें एक्चुअल में कंडीशन पता चलती है, हम कहाँ पर एग्जिस्ट कर रहे हैं। यदि हमें वीक पॉइंट पता चलेंगे तभी हम इंप्रूवमेंट करेंगे ना। यदि हमें वीक पॉइंट अपने पता ही नहीं है तो हम इंप्रूवमेंट कैसे करेंगे। इसलिए इवैल्यूएशन की परफॉर्मेंस में कौन हेल्प करता है, मार्जिनल कॉस्टिंग हेल्प करता है कंपनी की, बिजनेसमैन की। ठीक है, मार्जिनल कॉस्टिंग हेल्प द मैनेजमेंट इन मेजरिंग द परफॉर्मेंस एफिशिएंसी ऑफ ए डिपार्टमेंट और ए प्रोडक्ट, मतलब कि जो डिपार्टमेंट की एफिशिएंसी कैसी है, प्रोडक्ट की एफिशिएंसी क्या है, सेल डिवीजन की एफिशिएंसी क्या है। एफिशिएंसी मतलब कितनी अच्छे ढंग से वो अपना काम करता है, कितनी कम कॉस्ट में करता है और कितना ज़्यादा प्रॉफिट कमाता है। एफिशिएंसी तो इसी ढंग से हम मेजर करते हैं बिजनेस में। ठीक है, द डिपार्टमेंट और द प्रोडक्ट और डिवीजन
विच गिव्स द हाईएस्ट पीवी रेशो, जिस भी डिपार्टमेंट की हाईएस्ट पीवी रेशो होती है। पीवी रेशो किससे कहते हैं? कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय से मल्टीपल 100। जब मेरे कंट्रीब्यूशन मतलब ऊपर कौन सी चीज़ आई, कंट्रीब्यूशन है, जिस भी डिपार्टमेंट का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होता है, आप सभी को पता है, उसको हम ज़्यादा अच्छा मानते हैं। तो उसी के बेस पर हम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की पीवी रेशो निकाल लेंगे और जिसकी पीवी रेशो सबसे ज़्यादा आएगी हम कहेंगे ये सबसे बेस्ट है, इसकी परफॉर्मेंस क्या है, सबसे बेस्ट है, ये मोस्ट प्रॉफिटेबल डिपार्टमेंट है, ये मोस्ट प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट है, ऐसे कह लेंगे। ठीक है, हाईएस्ट परफॉर्मेंस एफिशिएंसी। हम पीवी रेशो के, पीवी रेशो किसकी है? मार्जिनल कॉस्टिंग की। तो पीवी रेशो हमें हेल्प करती है किसी भी प्रोडक्ट की और किसी भी डिपार्टमेंट की एफिशिएंसी को मेजर करने के लिए। ठीक है, तो ये हमें हेल्प करती है मार्जिनल कॉस्टिंग, किसको? मैनेजमेंट को। ठीक है, और डिसीजन लेने में, डिसीजन मेकिंग, जो हमारे, आपको पता है मार्जिनल कॉस्टिंग, अभी तक हम 11th पॉइंट पर पहुंच गए। 10th पॉइंट तक आपने देखा होगा बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन में किसका ही हाथ है, किसका हाथ है? मार्जिनल कॉस्टिंग का। जैसे कि आप सभी को पता है कि जब हम प्राइस डिसाइड करते हैं तो हम क्या चाहते हैं, हमें सारी कॉस्ट भी कवर हो जाए और अच्छा सा हमें प्रॉफिट भी मिल जाए, मेनली यही होता है। लेकिन हर जगह एक सा पॉसिबल नहीं होता है। कई बार हमारे रिसेशन का टाइम चला होता है, कई टाइम ऐसे सिचुएशन आ जाती है कि हमें फुल कॉस्ट नहीं मिलती है, तो उस समय हम सोचते हैं कि हमने प्रोडक्शन करनी है कि नहीं करनी। तो उस समय डिसीजन लेने में हमें कौन हेल्प करता है? मार्जिनल कॉस्टिंग करता है। ठीक है, तो ये मार्जिनल कॉस्टिंग का बहुत सारा डिसीजन लेने में हमारा बहुत बड़ा रोल है। प्राइस मस्ट नॉट बी लेस देन द टोटल कॉस्ट अंडर नॉर्मल कंडीशन। हम कभी भी टोटल कॉस्ट से नीचे कभी भी अपना सेलिंग प्राइस नहीं रखते हैं, बल्कि हम कॉस्ट प्लस प्रॉफिट रख के फिर प्राइस रखते हैं। ठीक है, मार्जिनल कॉस्टिंग एक्ट एज प्राइस फिक्स है। मार्जिनल कॉस्टिंग के एक काम क्या करता है? प्राइस फिक्स करता है। हायर मार्जिन बिल कंट्रीब्यूट टू द फिक्स कॉस्ट। यदि हम कंपनी ने हायर मार्जिन रखा है, मार्जिन मतलब ज़्यादा प्रॉफिट रखा है, उससे क्या निकल जाता है, उसमें फिक्स कॉस्ट भी निकल जाती है, प्रॉफिट भी निकल जाता है ना। यदि प्राइस ज़्यादा रखो, सेलिंग प्राइस, तो हमारी उसमें सारे खर्चे निकल जाए, वेरिएबल कॉस्ट तो निकलनी है, फिक्स कॉस्ट भी निकल जाती है, प्रॉफिट भी निकल जाता है। बट दिस प्रिंसिपल कैन नॉट बी फॉलोड एट ऑल द टाइम। हाँ, हमेशा हम सेलिंग प्राइस अच्छा नहीं रख सकते। ठीक है, प्राइस शुड बी इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हमें वेरिएबल कॉस्ट के बराबर रखना पड़ता है प्लस ए रीजनेबल अमाउंट। मतलब कि जैसे कि हम फिक्स कॉस्ट को देखते ही नहीं है, क्योंकि सिचुएशन ऐसी आ गई है कि कंपनी को शॉर्ट टर्म में फिक्स कॉस्ट नहीं मिल रही है, तो कंपनी कहती है यदि वेरिएबल कॉस्ट मिल रही है और थोड़ा सा और भी अमाउंट मिल रहा है तो ठीक है, तो हम अपना प्रोडक्ट कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, इस टाइप से उस समय डिसीजन लेने में कौन हेल्प करता है? मार्जिनल कॉस्टिंग करती है। जैसे कि डिपेंड अपॉन डिमांड एंड सप्लाई, कंपटीशन कैसा है, पॉलिसी ऑफ प्राइसिंग कैसी है। ठीक है, क्योंकि यदि हमें फिक्स कॉस्ट कवर होगी है तो कंपनी क्या सोचती है कि हम चलो वेरिएबल कॉस्ट और कुछ और भी मिल जाए। लेकिन डिपेंड करता है कंडीशन कैसी है, कि बहुत सारी कंडीशनें होती है ना, है ना। रिसेशन का पीरियड है, डिप्रेशन का, मतलब ऐसी सारी कंडीशनों का इफेक्ट पड़ता है डिसीजन लेने में कि हम सेलिंग प्राइस कितना रखें। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं ना इसको। तो इफ द प्राइस इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, कोई भी नहीं चाहता, वैसे तो कोई भी नहीं चाहता कि जितना मैं काम करूं उतना पैसा मिल जाए, क्यों मैं मेहनत करूं। फिर वेरिएबल कॉस्ट ऐसे हुई यदि हम शॉर्ट टर्म में फिक्स कॉस्ट को मतलब कि बेयर कर लेते हैं, चलो जी यदि हम प्रोडक्शन ना भी करें फिक्स कॉस्ट तो खर्चा होना ही होना है, चलो उसको एक साइड रख लेते हैं। तो हम ऐसे कहते हैं जैसे एटलीस्ट मटीरियल लेबर जो हमारे वेरिएबल कॉस्ट है वो तो मिल जाए, उससे नीचे तो हम कभी भी नहीं रखेंगे। वो तो सीधा ही है कि अपनी जेब से दूसरों को पैसा देने की बात होती है। लेकिन फिर भी कई बार हम कंडीशनें ऐसी आती हैं कि हम वेरिएबल जितना हम लगाते हैं उतना ही प्राइस चार्ज करते हैं लोगों से। किस समय करते हैं? ठीक है, तो क्योंकि बिजनेस मैन टू फेस लॉस, यदि हम बिजनेस में कंटिन्यू नहीं करते तो फ्यूचर के लिए उसको लॉस हो जाता है, क्योंकि मार्केट से आउट हो जाता है। ठीक है, बहुत सारे रीजन है, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। फिर भी जैसे कि कंपटीशन है, मार्केट में बड़ा सारा कंपटीशन हो गया, तो ऐसा होता है कि अब शॉर्ट टर्म में कंपटीशन है तो ठीक है, लॉन्ग टर्म में तो हम नहीं रहेंगे ना कि हम वेरिएबल कॉस्ट के बराबर प्राइस रखते हैं। क्यों? फिर तो मेरा बिजनेस करने का फ़ायदा ही क्या, यदि मैं 10 रुपये खर्चती हूँ 10 रुपये कमाती हूँ तो उसका क्या फ़ायदा। शॉर्ट टर्म के लिए यदि कंपटीशन को मुझे फेस करना है तो मैं 10 रुपये की चीज़ बना के 10 रुपये में बेच सकती हूँ। ठीक है, तो उस केस में भी मार्जिनल कॉस्ट के बराबर हम क्या कर सकते हैं? प्राइस रख सकते हैं। देयर इज ए फियर ऑफ फ्यूचर मार्केट, हमें डर होता है कि फ्यूचर में हमें मार्केट मिलेगी नहीं। मार्केट मिलेगी नहीं मतलब क्या हुआ, फ्यूचर में मुझे मार्केट में शेयर नहीं मिलेगा, मेरा सेल नहीं होगी। तो फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए आज की डेट में मैं जितना खर्चा करती हूँ उतना ही चार्ज कर लेती हूँ, ताकि मेरा एक रेपुटेशन बन जाए। ठीक है, गुड्स आर पेरिशेबल नेचर। गुड्स क्या है, यदि मैं नहीं बेचूंगी तो वो जीरो वैल्यू हो जाएगी। जैसे ये सब्जी है, मैं आज नहीं बेचती हूँ कल जीरो हो जाएगी, तो हम क्या कहते हैं, चलो जी चाहे मुझे 10 रुपये की है, मैं सोचते चल 5 रुपये की ले ले तू, है ना, ताकि मुझे 5 रुपये तो हाथ में आए। नहीं तो मैं 5 रुपये में भी नहीं बेचूंगी तो क्या होगा, वो तो जीरो ही हो जाएगी। इसलिए पेरिशेबल नेचर की है, तब भी हम मार्जिनल कॉस्ट के बराबर चीज़ को निकाल देते हैं। इफ द एम्प्लॉय कैन नॉट बी रिमूव्ड, यदि जैसे होते हैं ना कुछ ऐसे एम्प्लॉय हैं, परमानेंट एम्प्लॉय हैं जिनको कंपनी से निकाल ही नहीं सकते। ठीक है, और ये अब यदि हम प्रोडक्शन नहीं करेंगे उनको तो सैलरी देनी पड़ेगी एक टाइप से ना। तो इससे अच्छा है कि उन एम्प्लॉय को कंपनी में लगाए रखें और प्रोडक्शन करवाते रहें, चाहे हमें प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है।
ठीक है, हम करते रहेंगे। तो इसलिए हम वेरिएबल कॉस्ट के बराबर भी, तब एम्प्लाई को रखना है तो काम भी करा लेते हैं ना। ए न्यू प्रोडक्ट इज इंट्रोड्यूस्ड इन द मार्केट, यदि हमने नया प्रोडक्ट मार्केट में इंट्रोड्यूस करना है तो हम सोचते हैं जो नया प्रोडक्ट करना है, चलो मार्केट में हमें एडवर्टाइजमेंट पर भी हम इतने खर्चे करते हैं, इससे अच्छा जितने की कॉस्ट बनी है उतनी कॉस्ट लोगों से चार्ज कर लेते हैं, इससे रेपुटेशन बढ़ेगी, फ्यूचर में हम कमा लेंगे। इसलिए भी हम वेरिएबल कॉस्ट के बराबर हम सेलिंग प्राइस रख लेते हैं। कंपटीटर कैन नॉट बी ड्राइवर आउट, मतलब कि हम अपने कंपटीटर को मार्केट से बाहर निकालना चाहते हैं, ठीक है, तो क्या करें, बाहर निकालने से अच्छा ना कि हम जितने की पड़ी उतने की बनाएंगे, उतना ही प्राइस निकाल देंगे। जो नया बंदा है उसको तो भोगेगा भी नहीं, है ना, क्योंकि वो तो 2 दिन में ही मतलब कि होता है ना, उसकी फीस कॉस्ट भी कवर नहीं होगी, वेरिएबल कॉस्ट के बराबर तो वो हमने चार्ज कर रहे हैं, तो उसको तो बड़ा ही लॉस हो जाएगा, इसलिए वो मार्केट छोड़ कर चला जाएगा, तो हमें क्या होगा, बेनिफिट हो जाएगा। इसलिए हम मार्जिनल कॉस्ट के बराबर क्या रखते हैं, सेलिंग प्राइस रख लेते हैं। तो ये सारे होते हैं कि किसी को नहीं रहने देना, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। कुछ और रह गए पॉइंट्स मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूँगी।